やっと起きやがった。大きな声を出さないでください。想像しいです。ね、テディ。ほんと、ビッチちゃんたら大げさだね。おい父なし、俺様は寝起きでめちゃくちゃ喉乾いてんだ。吸わせろよ。綾人君、そんなこと急に言われても。綾人、抜け駆けは許しませんよ。カナト君。そうだよ綾人君、独り占めは良くないよ。ライト君。だってビッチちゃんの血はみんなのものだもんね。ほら、さっさとよこせよ父なし。早く僕の渇きを満たしてください。みんなでいいことしよう、ビッチちゃん。तो आ गए तुम ह्योका का अगला एपिसोड देखने। आ गए हो तो लाइक बटन को दबा दो और एपिसोड पूरा देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं कल्चरल फेस्टिवल को एक नए इंट्रो के साथ। चांदनी रात में अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए चिटांडा चलते हुए जा रही है। फिर हम आते हैं मायाका के कमरे में जहाँ पर उसे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर इधर उधर होने के बाद वो थोड़ा पानी पीती है और वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही है। चिटांडा को रोड क्रॉस करते हुए देखने के बाद हम सातोशी के पास आ गए हैं। सातोशी काफ़ी चेयरफुल मूड में लग रहा है और वो नोट कर रहा है कि कल उसे कल्चरल फेस्टिवल में क्या क्या करना है। फिर हम होतारो के पास पहुँच गए हैं जो देर रात को कल्चरल फेस्टिवल की वेबसाइट चेक कर रहा है। वो जल्दी सोने चला जाता है और हम फिर से चिटांडा के पास आ गए हैं। वो श्राइन में प्रार्थना करती है कि आने वाले 3 दिनों तक उनकी किस्मत अच्छी रहे। अब थोड़ा पीछे आकर मन ही मन में कहती है, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल का वक्त आ गया है। अगले सीन में होतारो स्कूल के लिए निकल रहा है और अंदर से उसकी बहन गुड मॉर्निंग विश करती है। होतारो के जाने से पहले वो उसे गुड लक चार्म के तौर पर एक फाउंटेन पेन देती है। इसके लिए होतारो बस थैंक्स बोलने ही वाला होता है कि पता चलता है कि उसमें इंक नहीं है और निब भी टूटी हुई है। होतारो कहता है, मेरे ऊपर तो तुम्हारा कचरा मत फेंको, और वो निकल जाता है। उसकी बहन कहती है, अगर फ्री टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगी। होतारो तुरंत कहता है, तुम तो दूर ही रहना। होतारो सातोशी स्कूल के पास आ गए हैं और हमेशा की तरह सातोशी फेस्टिवल को लेकर एक्साइटेड है और होतारो इमोशनलेस। थोड़ा आगे मायाका को देखकर सातोशी उसे थोड़ा सा परेशान करने के लिए चला जाता है। उसके पास जाकर वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछने लगता है कि ये कौन सा कॉस्प्ले है। तो मायाका उसकी बोलती बंद कर देती है और कहती है, ऐसे शब्दों का यूज़ मत करो मेरे सामने। फिर से सातोशी पूछता है कि ये कौन सा आउटफिट है। तो मायाका फ्रोल का नाम लेती है। सातोशी पूछता है कि क्या वो आज मांगा सोसाइटी में रहेगी। तो वो कहती है कि वो आज पूरा दिन सेल्स पर्सन होने के कारण बिजी रहेगी और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। सातोशी कहता है, कोई बात नहीं, और बताता है कि जो हो गया है उससे लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं स्कूल के कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स और अंदर के भी कुछ अमेजिंग सीन्स जहां पर हर कोई लगा हुआ है फेस्टिवल की तैयारियों में। धीरे धीरे करके वो लोग ऊपर जा रहे हैं और कुछ वक्त बाद सातोशी अपने हैंडीक्राफ्ट्स क्लब में कुछ काम होने के कारण उधर चला जाता है। ऊपर का फ्लोर बहुत शांत है और आते समय होतारो कहता है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो वरना चिटांडा को भी बहुत बुरा लगेगा। अब वो लोग क्लब रूम में आ गए हैं जहाँ पर चिटांडा इंतज़ार कर रही थी। आते ही चिटांडा कहती है, तुम तैयार हो ना अपना बेस्ट देने के लिए। होतारो कहता है, हम तैयार तो हैं मगर लगता नहीं है कि अपना बेस्ट देने से कुछ होगा। फिर भी चिटांडा बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रही है और मायाका बोलती है, चिंता मत करो, मैं इन्हें खरीद लूँगी। चिटांडा कहती है, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तो मायाका कहती है, आखिर ऑर्डर तो मैंने ही दिया था ना। अब होतारो पूछता है, हमने कितने ऑर्डर दिए थे। तो मायाका कहती है 30, मगर उनके पास आए हैं 200। अब यहाँ के सीरियस माहौल में सातोशी अपनी झकास, मेरा मतलब बकवास एंट्री मारता है। अब हमें पता चलता है कि प्रिंटर से आए हुए ईमेल को नहीं देखने के कारण ये गड़बड़ी हुई और मायाका इसके लिए माफ़ी भी मांगती है। सातोशी कहता है, गड़बड़ी तो सबसे होती है। ये सुनकर मन में होतारो कहता है कि तुम ऐसा बोलने की हालत में तो लग नहीं रहे हो। अब चिटांडा कहती है, मुझे क्लब प्रेसिडेंट के तौर पर यह चेक करना चाहिए था। तो होतारो उसे बैकअप देते हुए कहता है, इसमें हम सबकी गलती है, सिर्फ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मायाका थोड़ी रिलैक्स्ड लगती है।
अब ये बात साइड में रखते हुए चिटांडा कहती है, क्या किसी के पास कोई प्लान है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बेच सकते हैं। होतारो उनका प्राइस पूछता है तो चिटांडा 200 येन पर पीस कहती है, जो काफ़ी सस्ता है। मगर दिक्कत यह है कि क्लासिक्स क्लब का ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है और ये लोकेशन भी उन्हें डिसएडवांटेज में रखती है। होतारो कहता है, अगर बाहर हमारा एक स्टोर होता तो बात अलग होती। चिटांडा इस सोल्यूशन से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है, मगर मायका सवाल करती है, क्या हम आज ही स्टोर खड़ा करने के लिए परमिशन ले सकते हैं। होतारो इसके बारे में सातोशी से पूछता है, जो स्कूल की कमेटी में है, और वो बताता है कि ये उनके ऊपर निर्भर करता है और वो लोग परमिशन के लिए कमेटी चेयरमैन या फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं। इसके बाद सातोशी दिखाता है कि उसने क्लासिक्स क्लब के नाम को गाइडबुक के अंत में भी लिखवाया है, जिससे उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाता है। सातोशी कहता है, अगर उन्हें चेयरमैन से बात करनी है तो वो काउंसिल रूम से शुरू कर सकते हैं। होतारो पूछता है कि वो क्यों ये काम नहीं करता है, तो वो कहता है, मैं नेगोशिएशंस में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन चिटांडा ये काम संभालेगी तो मैं उसे बैकअप ज़रूर दे सकता हूँ। चिटांडा इजीली हाँ कर देती है और इसके साथ सातोशी भी एक्साइटेड है क्योंकि वो पब्लिसिटी का काम देखेगा। होतारो पूछता है, तो ये कॉस्ट्यूम इस काम के लिए है। सातोशी जवाब देता है, ये तो मेरे बड़े प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसका प्लान है कि वो फेस्टिवल के दौरान इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा और उनमें अच्छा सा परफॉर्मेंस देकर क्लासिक्स क्लब को प्रमोट करेगा। होतारो कहता है, ये सब तो तुम अपने मजे के लिए कर रहे हो, मगर चिटांडा तो इस प्लान से पिघल चुकी है। अब अचानक से एक बात होतारो के मन में स्ट्राइक करती है और वो कहता है, शायद ये प्लान काम करेगा। सब इस बात से सहमत है और चिटांडा होतारो से उसके रोल के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसका रोल है शॉप संभालना। अब वो लोग ओपनिंग सेरेमनी के लिए निकलने वाले हैं और जाने से पहले चिटांडा एंथोलॉजीज बेचने के गोल को दिखाकर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करती है। अब हम ऑडिटोरियम में आ गए हैं जहां पर सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं अनाउंसमेंट का। जल्द ही एक लड़का आता है जो शायद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और वो ऑफिशियली 54th एनुअल कान्यासाई को ओपन करता है। इसके बाद सब उठकर जाने लगते हैं तो लाइट्स बंद हो जाती हैं और स्टेज में परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड डांस परफॉर्मेंस को देखकर सब बहुत एक्साइटेड हैं और ये परफॉर्मेंस सबको एंगेज करके रख रहा है। चिटांडा तो ओवर एक्साइटेड है और कुछ वक्त बाद उसे याद आता है कि कुछ ज़रूरी काम भी करना है। चिटांडा वहाँ से बाहर निकलती है और रास्ते में कैलीग्राफी क्लब में रुक जाती है। ना चाहते हुए भी वो एक कैलीग्राफी बनाती है और इसके बाद याद आता है कि उसे कुछ काम भी करना है। वो तुरंत वहाँ से निकलती है और डेकोरेशंस को देखते हुए जाते वक्त एक भीड़ फिर से उसका ध्यान भटका लेती है। वो फिर से यहाँ पर देखने लग जाती है कि चल क्या रहा है। कारुटा के गेम में अनएक्सपेक्टेडली बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण उसे एक मेडल मिल जाता है। फिर से अपनी गलती का पता चलने के बाद वो फाइनली कमिटी ऑफिस पहुंच पाती है। वो धीरे से दरवाजे को नॉक करके आवाज़ देती है। कोई आंसर नहीं आता है तो वो पास में एक सुंदर पोस्टर को देखने लग जाती है। फिर से दरवाजे के सामने खड़े होने पर एक लड़का आता है और पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। पता चलता है कि वो लड़का एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन है और उसका नाम है तानाबे। ये जानते ही चिटांडा सीधे सीधे क्लासिक्स क्लब को एक बेहतर शॉप लोकेशन देने के लिए कहती है। ये बात बंदे के सर के ऊपर से जाने लगती है तो चिटांडा माफ़ी मांगते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर से वही रिक्वेस्ट करती है। वो कहता है, मैं ऐसे ही किसी को भी फेस्टिवल शुरू होते ही एक अलग लोकेशन नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर चिटांडा कहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तो चेयरमैन उसे रोक कर कहता है, मेरा मतलब तुम्हें मना करने का नहीं था, मगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर सुन सकता हूँ। ये सुनकर चिटांडा को थोड़ी राहत मिल जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि सातोशी इस बात में उसकी मदद करेगा, मगर सातोशी तो अपनी ही दुनिया में झूम रहा है। दूसरी तरफ चिटांडा उनकी प्रॉब्लम बताती है और चेयरमैन कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि दूसरे क्लब्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। अब फिर से चिटांडा जाने लगती है तो वो फिर से कहता है, अगर बाकी क्लब्स तुम्हारे कुछ एंथोलॉजी शोकेस करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडिया बहुत हेल्पफुल लगता है और चिटांडा थैंक्स कहकर निकल पड़ती है। अब हम आ गए हैं मायका के पास जो मुंह लटकाए हुए अपने मांगा सोसाइटी के अंदर गुड मॉर्निंग कहते हुए आती है। अंदर मुलाकात होती है मायका के कुछ सीनियर्स से। वो लोग भी अपने कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कोची नाम की एक सीनियर आती है जो मायका को कहती है, तुम्हें इस कॉस्ट्यूम में पहनने के लिए कोई और शूज़ नहीं मिले क्या? ये सुनकर उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो पास में खड़ी दूसरी लड़कियाँ उसके कॉस्ट्यूम के लिए उसे ताने मारने लगती हैं। कोची कहती है, तुम लोगों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद उनके क्लब की प्रेसिडेंट आती है जो मायका को देखकर उससे कहती है, अगर तुम इस कॉस्ट्यूम में हुए खर्च का बिल मुझे दोगी तो मैं इसके पैसे ज़रूर दे दूंगी। मायका कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और बोलती है कि उसे कोई और चीज़ के बारे में पूछना है। मायका बस बोलने ही वाली होती है कि वो चुप रह जाती है और बोलती है, नहीं मैंने इसका सलूशन ढूंढ लिया है, और वो कुछ नहीं कहती है। वो असल में उन्हें यहाँ पर ह्योका के कुछ कॉपीज शोकेस करने के लिए कहने वाली थी। इसके बाद मायका के कुछ दोस्त उसके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछते हैं तो वो उसके बारे में बताने लगती है और जल्द ही कुछ लड़के आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपना शॉप शुरू कर दिया है। उन्हें देखते ही मायका मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और अपने दोस्तों को पहले कस्टमर्स के लिए तैयार हो जाने के लिए कहती है। अब हम क्लासिक्स क्लब में आ गए हैं और होतारो शांति से बैठकर पेन से खेल रहा है। पेन नीचे गिर जाता है और ये आलसी उसे उठाता तक नहीं है। आराम से बैठे हुए होतारो सोच लेता है कि कम से कम 12 कॉपीज तो सेल हो ही जाएंगी। क्लब मेंबर्स 2-2 कॉपीज रखेंगे और कुछ कॉपीज स्कूल की आर्काइव्स में चली जाएंगी। वो मन ही मन में कहता है अगर इतना भी बेच दिया तो बहुत हो जाएगा, और वो थोड़ी सी खुली हवा खाने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बाहर गाना गा रहे हैं जिसको होतारो भी सुन लेता है। गाना खत्म होने के बाद होतारो सबके साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करता है और ताली भी बजा देता है। गाना खत्म होने के बाद नीचे से आवाज़ आती है कि किसी का एप्पल जूस चोरी हो गया है और वहाँ पर पेपर का एक टुकड़ा रखा हुआ है। होतारो समझ नहीं पाता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है और वो अंदर आ जाता है। पेन को उठाकर वो रिलैक्स करने लगता है तो गुंडा जैसे दिखने वाला एक लड़का आता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या बेच रहा है। होतारो कहता है क्लब एंथोलॉजिस्ट, तो वो लड़का इतने सारे कॉपीज को देखकर मुझे कॉपी दे ही दो कहता है। अपने पहले कस्टमर को देखकर होतारो समझ नहीं पाता है कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए और पूरा दम लगा के वो हंसने की कोशिश करता है और कहता है ये 200 येन होगा। एंथोलॉजी लेने के बाद वो लड़का पेन को देखकर कहता है क्या मैं इसे चेक कर सकता हूँ। होतारो पेन को देता है जिसको देखकर बंदा काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो फैशन क्लब में है और आज उसके पास फॉर्मल ड्रेस के पॉकेट में रखने के लिए कुछ नहीं था। होतारो कहता है तुम इसे रख लो, वैसे भी मैं इसे कचरे में फेंकने वाला था। वो लड़का खुश होकर उसे एक VIP पास बैज दे देता है जिसको यूज़ करके होतारो उनके फैशन शो के मज़े उठा सकता है। वो लड़का अब चला जाता है और होतारो को बैज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक कॉपी बेचकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। दूसरी तरफ चिटंडा अपना काम छोड़कर गाना एंजॉय कर रही है। कुछ देर तक गाना सुनने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। जाते समय पीछे से कैमरा पकड़े हुए एक लड़की उसे बुलाती है। चिटंडा पलटती है तो वो लड़की कहती है क्या तुम एक मॉडल बनना पसंद करोगी। अब क्या होगा हम सब जानते हैं और जो सोचा था वैसा ही होता है। काफ़ी फ़ोटोज़ लेने के बाद वो फिर से दौड़ते हुए निकल जाती है और अभी भी जाते वक्त हर एक चीज़ उसका ध्यान खींच रही है। ना चाहते हुए भी चिटंडा को हर एक चीज़ देखने का मन कर रहा है। वो अब एक जगह पर रुक जाती है और समझ नहीं पा रही है कि इस मायाजाल से वो निकले तो कैसे। आज के एपिसोड में मज़ा आया हो तो लाइक बटन को दबा दो और कमेंट तो ज़रूर करना, और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग।